प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, तो भाई आज के इस वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर हम लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। क्योंकि आपको पता है कि आप सभी लगातार एक कमेंट कर रहे थे और आपको पता भी होगा कि भाई जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी हिंदी, इन सारे सब्जेक्टों की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है लगातार। लेकिन भाई जो बायोलॉजी है आपको पता है, और 2025 में बोर्ड एग्जाम आपका बायोलॉजी को किस डेट पर है, तो 3 मार्च को है, ठीक है ना। यानी 3 मार्च को आपको देना है बायोलॉजी का पेपर। और तैयारी हुई है, लेकिन अंदर से एक जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि आपको पता है कि देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई न्यूमेरिकल डेरिवेशन है तो आप थ्योरी को इग्नोर कर दो। थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारे बच्चों को थ्योरी बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, पता नहीं चलता कि भाई किस क्वेश्चन को तैयार करें, बोर्ड पेपर में कौन सा आएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो को देखिएगा, डाउट काफ़ी सारे हैं तो क्लियर करने का मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा। हम एक मॉडल पेपर को यहाँ पर लेकर के आए हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर पूरा के पूरे पेपर का यहाँ पर कराएंगे सोल्यूशन। देख सकते हो हर प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है ना, सभी को भाई पूरा इस कॉपी पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करना है, क्या करना है, 70 में आप लोग किस तरीके से 60 प्लस यानी 60 प्लस नंबर या 65 प्लस नंबर कैसे लेके आ सकते हो, आज के इस क्लास में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपका टाइम पूरा का पूरा, ये पैटर्न जो कि न्यू पैटर्न है, पूरा ऐसे ही आपका बोर्ड पेपर आएगा। तो समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहता है। सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, अनुक्रमांक और नाम भी डालना रहता है ना, जिससे कि आपका पेपर कहीं एक्सचेंज ना हो इधर उधर। क्योंकि उसमें थोड़ा नियम होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। नोट यहाँ पर है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले कॉपी का मेन पृष्ठ भरना सीख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनको थोड़ा नहीं पता है, बाकी पुराने बच्चों को तो मैं कई बार बता भी चुका हूं। तो देखो मेन पृष्ठ आप इस तरीके से कुछ भरोगे, यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहली बात, कॉपी में आपको क्या क्या रहता है देखो, तो ऊपर का आपको चीजें कुछ नहीं भरना। और यहाँ पर एक चीज स्पष्ट तौर से बताई गई कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी विभाग पर अपना नाम ना लिखें। आपको नाम कहीं पर भी बिल्कुल नहीं लिखना कॉपी पर। इस बॉक्स को सिर्फ आपको भरना रहता है। यहाँ पर ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, जैसे देखो इसमें पहले अनुक्रमांक अपना डालना है अंकों में, जैसे कि हमारा प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर रहेगा उसको डाल दोगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई संख्या डाल दिया, जैसे इसी संख्या को आप शब्दों में लिखोगे, जैसे कि आपका यहाँ पर करोड़ लाख में नहीं लिखना, आपका है 1 6 4 8 5 6 2 1, ऐसे इस तरीके से डालना है। फिर तीसरे नंबर पर विषय और प्रश्न पत्र में जीव विज्ञान, आपका जैसे बायोलॉजी का पेपर है ना, तो इसको क्या करोगे भैया, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र में केवल फर्स्ट एक ही पेपर आता है, एक पेपर होता है, तो आपको फर्स्ट डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो ये आपका संकेत दिया है 348 GL, इसको डाल देना है इस बॉक्स में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना कॉपी चेक नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए 4 नंबर पर परीक्षा का दिन, जैसे कि 3 मार्च को है पेपर, तो उस दिन आपका जो भी दिन है, जैसे कि सोमवार है, तो आप यहां पर डाल दोगे, है ना। फिर तिथि और पाली, तिथि में आप डेट डालोगे, पाली में आपका सेकंड शिफ्ट में है तो सेकंड, और फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि भाई काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है, मैं बता दूं, जो बायोलॉजी और गणित वाले हैं ना, इनका पेपर जो होगा वो आपका रहने वाला है फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथम डालिएगा आप लोग, प्रथम पाली में है बायोलॉजी और मैथ का पेपर, बाकी सारे पेपर आपके सेकेंड शिफ्ट में है, तो ये हो जाएगा। फिर केंद्र का नाम, जहाँ पर सेंटर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कोई कॉलेज का नाम डाल दिया। फिर रूम नंबर और हस्ताक्षर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो एग्जामिनर कर देंगे, डेट डाल देंगे, बस इतना काम है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यहां से शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव के। पहला नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है या होता है, क्वेश्चन है, अपने हिसाब से पूछ सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग यहाँ पर कृषि में होता है, हाँ होता है। चिकित्सा में होता है, हाँ इसका भी होता है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, वैक्सीन बनाने में भी होता है, मतलब कि इन सभी में होता है, तो चौथा विकल्प सही है, ठीक है। अभी कॉपी पर बताएंगे कैसे लिखना है आपको, कहाँ से नंबरिंग डाल करके क्या करना है। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार भी आपको करना है, ठीक है। मतलब मॉडल पेपर मैं जो लेकर के आता हूँ, सॉल्यूशन कराता हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो समझ लो कि भाई कुछ तो खास होगा इसमें। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है, तो यहाँ पर आम आपका क्या है, आभासी फल नहीं है। बाकी के सेब का, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये सभी आभासी फल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार
का वाहक कौन सा मच्छर है? देखो क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज एडीज। तो यहाँ पर एडीज मच्छर क्या होता है? ये आपका डेंगू का वाहक होता है, तो यहाँ पर दूसरा सही है। ऐसे ही आपका जल परागित पादप कौन सा है? तो भाई हाइड्रिला होता है, ठीक है, पानी में ये पाया जाता है, एक प्रकार का पादप है, तो ये आपका हाइड्रिला। तो 4 ऑब्जेक्टिव ही आते हैं बायोलॉजी में, और ये 4 इस तरीके से कर देना, फिर आपको कॉपी पर ले चलते हैं। चलिए, तो भाई यहां से हमारी आती है प्यारी सी अच्छी सी कॉपी। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सेम टू सेम आपको यही तरीका करना है। जो भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई हमें लेकर के आना है 60-70 के पूर्णांक में, मतलब 70 के पूर्णांक में 60 या 65 नंबर, तो भाई आराम से आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन तरीका, हैंड राइटिंग, सब कुछ ऐसे रहना चाहिए। तो ऊपर आप पहले डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो देख सकते हो पहले नंबर में है ना, 1 नंबर में। तो ऊपर सबसे फ्रंट में प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देना है। इधर उत्तर लिखोगे लाइन के इस पार, फिर लाइन बीच में ऐसे, तो आप ये सब जानते हो खींचना वगैरह। का, खा, गा, घा, 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों में जो भी जिसका विकल्प सही है उसको लिख दो। जैसे कि आपका का नंबर में चौथा विकल्प सही है, तो चौथा विकल्प आपका सही हो गया। इसके बाद खा में आपका चौथा विकल्प आम, ये सही है। गा में आपका दूसरा विकल्प एडीज जो कि मच्छर, ये सही है आपका। घा में आपका पहला विकल्प यानी हाइड्रिला सही है, तो ये आपका हो गया। देखो क्लियर है ना, कितना स्पष्ट तरीके से, इस तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा भी नहीं, डायरेक्ट नंबर एकदम मतलब छाप देंगे, और शुरू का पेज देखकर ही समझ जाएंगे कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। चलिए यहां से अब क्या करेंगे भाई, आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, जिसमें पहला दूसरा नंबर यहां पर स्टार्ट है। देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरे का नंबर क्वेश्चन है। IUD का पूरा नाम लिखिए, यानी कि IUD का जिसे आप फुल फॉर्म बोल सकते हो या पूरा नाम बोल सकते हो, इसको बताना है। तो सबसे पहले आपको वही पुराना तरीका, बीच में आपको यहां पर देखो इसके नीचे एक लाइन छोड़े हैं हमने, है ना, लाइन छोड़ छोड़ के थोड़ा लिखिएगा। कॉपी की कमी नहीं रहती, ज्यादा कॉपी बर्बाद ना करें, ऐसा ना लगे। बाकी आपको लिखना जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही कॉपी मिलती है। आप जितना लिखना चाहो उतना आपको मिल जाएगा वहां पर, है ना। बाकी आप एक ही कॉपी या 2 कॉपी भर दो तो वही काफी है भाई, उतना मतलब वो बड़ी कॉपियां रहती हैं ना, पेज थोड़ा सा और भी चौड़े रहते हैं। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2, उत्तर यहां पर डालोगे का नंबर। IUD का जो नाम होता है, I का मतलब इंट्रा, U का मतलब यूटेरिन और D का मतलब डिवाइस, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका IUD का पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का नंबर। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इधर आप डालोगे उत्तर यहां पर खा नंबर, क्योंकि हमारा 2 ऊपर पड़ा तो हमें बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब काफी सारे लोगों को इसमें भी डाउट होगा कि भाई यहां पर भी 2 डालना जरूरी है। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ना चाहो तो अगर इतना क्लैरिटी के साथ लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर बिल्कुल भ्रमित नहीं होगा, आपका इतने में ही पूरा पूरा नंबर मिलता चला जाएगा। तो 2 का हम कर रहे हैं लगातार, क्रम है हमारा, है ना, क्रम तो हम बिगाड़े नहीं है। तो खा नंबर देखिए, वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है वो किसने दिया था, तो बाबेरी तथा सटन नामक 2 वैज्ञानिक हैं। और कब दिया था, तो भाई 1902 ईस्वी में दिया गया था। बस इतना लिखना है। ये एक एक नंबर के प्रश्न इस तरीके से करने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो देख लीजिए, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसमें काफी सारे हैं, जैसे कि बीज का रंग, आकार, है ना, कलर, सब कुछ यहाँ पर ये लक्षण है, जो कि 7 जोड़ी थे टोटल, और उन सभी का अध्ययन करके उन्होंने अपना प्रयोग दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिएगा नेक्स्ट पेज, यहां पर भी वही चीज, इधर लाइन खींचेंगे और यहां से स्टार्टिंग होगी हमारी। क्वेश्चन कह रहा है भाई अनिषेक जनित फल क्या होते हैं। चलिए प्यारा सा प्रश्न है, अनिषेक जनित फल क्या है बताइए। चलिए 1 नंबर का प्रश्न है। तो देख लीजिए, अनिषेक जनित फल कुछ पादपों यानी पौधों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर केला। देखो अनिषेक फलन और अनिषेक जनित फल लगभग सेम है। अनिषेक जनन का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, वो क्या है प्रक्रिया, अनिषेक फलन के अंतर्गत आ जाती है। और अनिषेक जनित फल कौन से हैं, तो जो कि ऐसी प्रक्रिया से फल बनते हैं उनको अनिषेक फल कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं। एकस्व पेटेंट, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपने इनका शायद नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में आपको पिछले साल के रिपीटेड जितने भी प्रश्न है वो मैं कराता रहूंगा आपको लगातार एग्जाम तक। सब कुछ सारे के सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको करना कुछ नहीं, चैनल से जुड़े रहना है ना। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर पढ़ाया गया कंटेंट पसंद आता है। एकस्व पेटेंट, यहाँ पर देखिए कुछ बहुराष्ट्रीय, यहाँ पर पेटेंट थोड़ा मिस्टेक है, गलत है, ठीक है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। पेटेंट यहाँ पर आधा ना इसमें लगेगा। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनुवांशिक जीवों या पदार्थों व जैविक संसाधनों का उपयोग इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीकी को पेटेंट कर लेती हैं, इसे जैव एकाधिकार कहा जाता है, ये कहते हैं। तो यहाँ से देखो आपके सारे क्वेश्चन जो है दूसरे नंबर के हो जाते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। एक नंबर के सभी क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर यहाँ पर क्लियर। 4 ऑब्जेक्टिव का, 5 ये। अभी तक हमने कितना किया, 9 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भाई आपका फर्स्ट टाइप का लघु उत्तरीय। देखो फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो लघु उत्तरीय फर्स्ट में पहला प्रश्न यहाँ पर तीसरे का है, का नंबर, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, है ना। तो इसका डायग्राम आपको बनाना है, केवल कह रहा चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना। तो चलिए यहाँ से करोगे क्या, इस तरीके से करोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसमें आप उत्तर 4 का 3 का नंबर देखो, प्रतिरक्षी अणु की संरचना, और यहाँ पर इतनी जगह में आपको डायग्राम जो है बना देना है और स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 3 का आपका का नंबर का आंसर। इसके बाद आइए इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समयुग्मजता और विषमयुग्मजता में अंतर दीजिए, डिफरेंस बताना है भाई। अंतर वाले प्रश्न बोर्ड के पेपर में तो आपको पता ही है कि आते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतर को जान लेते हैं आखिरकार कैसे लिखोगे आप लोग। देखो जब ये लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, तो 2 नंबर के लिए आपको इस तरीके से लिखना है। उत्तर डालोगे खा, है ना, एक तरफ समयुग्मजी या विषमयुग्मजी या समयुग्मता विषमयुग्मता ऐसे करके डाल देना, बीच में लाइन खींच देना और यहाँ से इसको जो है आंसर को लिखना स्टार्ट आप कर दोगे। देखो इधर यहाँ पर समयुग्मजी में यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, विषमयुग्मजी ये विषमयुग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। इसमें देखिए नंबर 2, इनके युग्म विकल्पी एलील यानी जोड़े समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, समान जोड़े हैं। लेकिन जो विषम युग्मजी है, विषम का मतलब भाई बराबर ना हो, विषम शब्द ही आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, इसके एलील जो है वो असमान होते हैं जोड़े, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसे चलता है ये। अब तीसरा अंतर यहाँ पर है समयुग्मजी में, यह केवल एक प्रकार के युग्म बनाते हैं, जबकि विषम युग्मजी एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ख नंबर का यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता पर टिप्पणी दीजिए, एक संक्षिप्त टिप्पणी। और देखो पता है कि जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन हैं यह भी पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। आपको मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना, बायोलॉजी में, जो कि आपका टोटल डिपेंड रहेगा किस पर, इंपॉर्टेंट टिप्पणी के ऊपर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टिप्पणी पर। तो इंपॉर्टेंट टिप्पणी वाला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा आपको इसी चैनल पर, बस जुड़े रहना। तो उसमें मैं आपको सेलेक्ट करके रख लिया हूँ 12 से 15 टिप्पणियाँ हैं टोटल, है ना, पूरे बुक की, जिनको आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी वो। तो उत्पादकता देख लो क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, उत्तर गा उत्पादकता हेडिंग डाल देना और यहाँ से लिखना, उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में, है ना, ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक पारितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा, जैसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। इसके मान का उपयोग विभिन्न पारितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। अब इसमें एक्सप्लेन आपको बिल्कुल नहीं करना, एक प्राथमिक उत्पादकता, एक होती है द्वितीयक उत्पादकता। तो सिर्फ क्या करना है भैया, नाम बता देना है आपको इसमें कि जो उत्पादकता होती है वो किसे कहते हैं, यहाँ पर ये परिभाषा हो गई, और ये कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। बस इसके बाद आपको यहाँ पर, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही 2 नंबर का है, इसमें एक्सप्लेन मत करिएगा, बस इतना ही आपको कर देना है, परिभाषा को ही आप अच्छे से
फेस कर दीजिए, वही काफ़ी है। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। आपको पता है कि जो मेंडल है, ग्रेगर मेंडल, इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3, जिसमें एक आपका था क्या, पृथक्करण नियम, है ना, ये वाला। एक आपका पृथक्करण नियम, प्रभाविता नियम, स्वतंत्र व्यूह नियम। तो इन सभी को हमें देखना है, लेकिन इसमें सिर्फ पृथक्करण के बारे में पूछा है। तो चलिए पृथक्करण को जानते हैं। आपका उत्तर 3 का घ नंबर। यहाँ से आप जैसे नया पेज स्टार्ट कर रहे हो तो भाई पहले आपको करना क्या है, नए पेज में आप जैसे कि थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप डाल सकते हो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से। फिर 3 में आप यहाँ से उत्तर घ मेंडल का पृथक्करण नियम देखो क्या कहता है ये। तो जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी आपका F2, ये पहली पीढ़ी है और जो द्वितीय पीढ़ी है, यहाँ पर पृथक का मतलब होता है अलग होना, है ना। जो आपके बनने वाले, है ना, बनने वाले जो आपके वहाँ पर पौधे होंगे या जो भी प्रकार के युग्म होंगे, है ना, वो क्या होंगे, दूसरे पीढ़ी में पृथक्कृत हो जाते हैं। तो इसको यही चीज़ समझना है कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षण एक प्रकार से लक्षण जो होते हैं पृथक्करण नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो पहली पीढ़ी रहेगी और जो दूसरी पीढ़ी रहेगी, इन दोनों पीढ़ियों में बनने वाले जो युग में थे या पहली पीढ़ी के या दूसरे के, उनके लक्षण जो है अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से आप बोल दोगे कि ये क्या है, पृथक्करण नियम है। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। कभी कभी मान लो जैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं पूछ लेते हैं, तो अब दे दे भाई युग्मकों की शुद्धता का नियम दीजिए, तो आपको पता नहीं है, आपको याद है पृथक्करण नियम और वहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है लेकिन फिर भी ना लिख पाओ, तो हो गई ना एक बड़ी प्रॉब्लम की बात। इसलिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके ज़्यादा पूछता है। यूपी बोर्ड की खास तौर पर प्यारे बच्चों बात करें तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन भी इसको बोलते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी का या वर्णन करिए। तो चलिए यहां से हम लोग इसको बताते हैं उत्तर अंगा। प्राकृतिक चयन या वर्ण, तो जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच पाते हैं जो योग्यतम होती हैं और इसे योग्यतम या की उत्तरजीविता कहते हैं। और डार्विन ने एक परिभाषा दी थी, हम एक क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे, डार्विनवाद, है ना, जो कि लगभग इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो डार्विन के अनुसार क्या था, देखो उन्होंने बताया था कि प्रकृति में ऐसे जीवधारियों के का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है प्रकृति, इसे प्राकृतिक वर्ण यानी कि जो नेचुरल है, प्रकृति है, नेचुरल तौर पर जीवों के रहने के लिए खुद ही चयन करे, वो आपका क्या है, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन सिद्धांत है। और यहाँ पर डार्विनवाद के अंतर्गत ये आता है, तो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा, इस तरीके से इतना पेपर कर दिए हम लोग। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं अगले पर। देखो लघुत्तरीय फर्स्ट एक ये प्रकार का लघुत्तरीय है, एक दूसरे प्रकार का, यानी यहाँ पर देखो सेकंड लिखा है ना, तो लघुत्तरीय सेकंड आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आता है, चौथे के अंतर्गत। चौथे का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। उत्तर यहाँ पर क्या है, चौथे का है। चलिए तो चौथा नंबर है, तो हम क्या डालेंगे भाई, पहले ऊपर वही चीज अपना ऊपर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब देखिए 4 के अंतर्गत हम लोग इसको समझाते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को। पहले यहाँ पर उत्तर 4 का बैक क्रॉस जानिए क्या होता है, इसकी संरचना भी यहाँ पर है, देखो परिभाषा समझने का प्रयास करिए। F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी, यहां पर ये संकर संतति है और P आपका 1 मतलब पहली पीढ़ी, है ना। पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच संकरण को बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस समझ गए क्या होता है। बैक क्रॉस F1 पीढ़ी या F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच संकरण को बैक क्रॉस या संकर पूर्व संकरण कहते हैं। अब इसको देखिए,
एक लाइन छोड़ देना है बीच में। कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का जनकीय पीढ़ी पौधों से, यानी जनक जो जिनसे मतलब ये उत्पन्न हुई पहली पीढ़ी, जनक का मतलब जानते हो भाई, पिता जिसे बोले, यानी कि जिनसे ये पहली पीढ़ी उत्पन्न हुई थी F1 पीढ़ी, है ना। तो जनकीय पीढ़ी पौधों से संकरण किया, इसे विपरीत संकरण कहते हैं। और बैक क्रॉस में यही होता है। मतलब देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या हुआ। उदाहरण यहाँ पर एक तरफ है शुद्ध लंबे पौधे, है ना, एक तरफ क्या है भाई, शुद्ध बौने पौधे। अब शुद्ध लंबे को कैपिटल टी हमने इस जोड़े को बनाया एलिल जोड़ा, ये आपका समयुग्मजी है, देखो दोनों तरफ के, है ना, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। लेकिन जब इसमें क्रॉस कराया गया तो पहले जब क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी जो आपकी आई F1 पीढ़ी, यहाँ पर इसमें आपको क्या मिला, तो एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी, इसको क्या बोलेंगे, तो शुद्ध लंबे पौधे बोलेंगे। लेकिन जो बैक क्रॉस होता है, ये बैक मतलब ये कहता है कि पुनः से आप लोग इसका संकरण करा दो, तो जो बैक में हमें प्राप्त होगा वो आपको जो मिलने वाला है ना युग्म, वो आपका बैक क्रॉस के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए यहां से ये इन दोनों का संकरण कराने से ये मिला, अब इन दोनों का संकरण कराने से ये बैक यहां पर जा रहे हैं, तो बैक में आपको क्या मिलता है, यहां पर ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। इस तरीके से ये संकर जो है हमें यहां पर एक जो लंबे संकर प्राप्त हुए, इनसे आपके दो तरीके से ये बन रहा है, ये होता है बैक क्रॉस, ठीक है ना। तो बैक क्रॉस को आप यहां पर इस तरीके से जो है प्रदर्शित कर सकते हो, और बस इतना ही लिखना है इसमें। इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं इसी क्वेश्चन में टेस्ट क्रॉस को, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो नीचे आप हेडिंग डाल देना टेस्ट क्रॉस और यहां से लिखना स्टार्ट कर देना। देखो आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में, जब F1 पीढ़ी यानी कि जो पहली पीढ़ी थी, है ना, इसी से आप बनाओगे, जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी मतलब कि जो प्रभाव ना डाल सके, अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इसका आप संरचना कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये रहा आपके पास, देखो उत्तर 4 का ऐसे आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे यहाँ से संकरण हुआ तो ये आपको संकर लंबे प्राप्त हुए पहली पीढ़ी में। लेकिन जो बैक टेस्ट क्रॉस होता है, इसमें आपका केवल ये मिलेगा, एक तरफ को आपको एरो दिखा देना, ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है ना। और बता देना यहाँ पर टेस्ट क्रॉस यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और थोड़ा सा तो यार दिमाग में आपको चढ़ रहा होगा, कम से कम मैं प्रयास करता हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करके पूरा लिखता हूँ अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, है ना, वरना आप जानते हो कि भाई इतना मेहनत क्यों ही कोई करेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार इस बार आप ना थोड़ा सा नंबर बहुत अच्छे लेकर के आओ, क्योंकि टाइम कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भैया तैयारी नहीं हो पाई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी आपको कैसे अब करनी है, कॉपी में क्या क्या लिख करके आओगे, कैसे करके आओगे जिससे कि नंबर मिलेंगे, तो वो जानने के लिए आप लोग बस बने रहना, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मैं आपके लिए लगातार ऐसे क्लास लाता रहूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन। चलिए तो यहाँ से खा नंबर 4 का ये आपके पास है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं, तो आप देखेंगे जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा, जो कि वृषण होता है, वृषण में ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है ना। मैंने कई बार आपको बताया है, तो ये चीज आपको याद रखना है ना। और इनसे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं गुंडलित होती है, यह 2 परतों में घिरी होती है, 2 परतों से। तो इस तरीके से शुक्रजनक नलिका का परिचय आप लोग बता सकते हो। तो यहां से ख नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार बताया हूं मैं, संक्रामक रोग क्या होता है, उदाहरण के साथ बताइए। संक्रामक रोग एक भाषा में मैं आपको आंसर के पहले बताऊं, जो कि मतलब लोगों के संपर्क में आने से फैले, है ना। ऐसे रोग जो कि एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलते हैं, टच में रहने से फैलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। इसका परिभाषा और उदाहरण जान लीजिए थोड़ा सा, बस आप इतना कर दीजिएगा। यहां से उत्तर 4 का गा लिखिएगा संक्रामक रोग। देखो
संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। नजला, जुकाम, मलेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस आदि संक्रामक रोग हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु आदि द्वारा ये फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा संक्रामक रोगों के ऊपर। अगर पूछे ऐसे लिखो, मतलब टिप्पणी भी बोले कि क्या होता है। अब देखो, जैसे कि नजला, जुकाम, मलेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, उपदंश है ना, और एड्स वगैरह, ये भी संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसके कवक, विषाणु मतलब वायरस, जैसे कि HIV वायरस से आपका एड्स बीमारी होती है। ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां हैं। तो इनसे अगर बोले भाई साहब इनके बचाव के उपाय बताओ, तो फिर उपाय तो बहुत सारे हैं, आप बता दोगे। भाई साफ सफाई का ध्यान रखो, खाने पीने की चीज़ों को ढक करके रखो, पानी को गर्म करके पियो, अच्छा पानी पियो, ढक करके रखो। मच्छरों को नष्ट करने के लिए नालियों में मतलब जो पनपते हैं जहाँ पर, ऐसी जगहों को सुखा दें। तमाम प्रकार के मैंने आपको बचाव के उपाय कई बार बताए हैं। तो फिर आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती जाएँ आप लिख देना उसको, ठीक है ना। तो थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर वही तो चाहिए आपको, कुल मिलाकर के यही तो करना रहता है। चलिए, ये क्लियर है। यहां से हम आ चुके हैं घ नंबर पे, और चौथे के अंतर्गत आपका यही क्वेश्चन है, बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन करिए। चलिए, बीज कैसे बनता है ये देखिए, बीज से, है ना। तो देखिए यहाँ से आपको डाल देना है उत्तर 4 का घ, बीज का निर्माण। तो देखिए, बीजांड में निषेचन के पश्चात बहुत से परिवर्तन होते हैं और अंतः बीज का निर्माण होता है। इस स्थिति में अध्यावरण सूखकर कवच, या अध्यावरण क्या होता है, जो किसी बीज के बाहर की परत होती है, ठीक है ना। अध्यावरण जो कि अंदर के जो भी बीज के अंदर अंकुर होता है उसको ढक करके रखता है ना, वो परत। तो अध्यावरण सूख कर कवच या बीज चोल निर्मित कर लेता है। अब इसका बाह्य चोल यानी जो बाहरी हिस्सा है कठोर व अंतः चोल पतला, अंदर वाला जो होता है, ठीक है, वो पतला। बाहर वाला क्या होता है, कठोर होता है, अंदर वाला क्या होता है, पतला होता है। वह झिल्ली नुमा हो जाता है। विपरीत ऊतकों से नमी भी लुप्त हो जाती है और सभी खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं। पूर्व स्थिति में नाभि का बीजांड द्वार रैफी एवं निभाग रहते हैं और इस प्रकार बीज का निर्माण होता है। तो स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों कर सकते हो आप लोग। बाकी आपको स्क्रीनशॉट अगर नहीं करना, आपने नोट्स बना रखा होगा तो उनसे पढ़ लीजिएगा। और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर मैं आपको एक ऑफर भी दे रहा हूं जो कि आप में से काफी सारे बच्चों ने लिया है इसको, ठीक है। तो आपके लिए ऑफर क्या है, देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, जैसे इस तरीके का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। ये तो कॉपी है, लेकिन नोट्स जो मैंने बनाया है, तो इसमें नोट्स आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको मैथ के लिए, ठीक है ना। इनमें आपका पहले क्या मिलता था भाई, 100 रुपीज में, लेकिन अब आपको 80% से ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कैसे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये हमारे पास एक नंबर है 9511470534, इस पर हैंड रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए 99 रुपये में, सारे के सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में रहेंगे, यानी व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी अनसॉल्व पेपर मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट का, और नोट्स मिलेगा मात्र 99 रुपीज़ के प्राइस पर। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके लिए ऑफर है, अभी चल रहा है और बहुत जल्द समाप्त भी हो सकता है। तो चलिए, बीज का निर्माण के बारे में आपने समझ लिया। इसके बाद अब चौथे के प्रश्न सारे समाप्त हो गए, है ना। अब यहाँ से 5वां प्रश्न देखिए का नंबर, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख करिए। यानी कि जो कृषि होती है इसमें जैव प्रौद्योगिकी किस तरीके से योगदान करती है, चलिए जानिएगा यहाँ से। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर डालना है सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर प्रश्नोत्तर संख्या 5, ऐसे डाल दोगे, है ना। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल डालोगे भैया। आप बोलोगे ना कि भैया आप जैसे बताए हो ना बस यही करके आएंगे, और इस बार एकदम 95 हमें 90-95 छापना है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में 90-95 लेकर के आओगे, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो भाई जो आसान से सब्जेक्ट है ना उन पर आपको 90-95 से कम टारगेट नहीं रखना। भले फिजिक्स में यार थोड़ा सा आप वीक है, केमिस्ट्री में वीक है, तो क्यों टेंशन लेते हो, उसमें आप थोड़ा कम ले आओगे। मान लो कि 70 का पूर्णांक है तो आप उसमें 50 ले आओगे, है ना। 50 ले आओगे तो 30 नंबर प्रैक्टिकल का, 50 इधर का, कितना बन गया, 80 इधर बन गया। तो 80-80 नंबर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लेके आते हो, और इन थ्योरी वाले पोर्शन में हिंदी में 95 फिक्स ही है, क्योंकि मैंने बताया है कि वो तो बहुत ईजी है और पढ़ाता भी मैं ऐसे हूँ।
और बायोलॉजी में आप लोग कम से कम 90 ले आओगे तो आराम से इन सभी को मिला करके कुछ में कम कुछ में ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है 80 85 90 तक आराम से जाएगा, और वो मैं दिलाऊंगा आपको। बस धैर्य के साथ आप काम करो। तो चलिए भाई, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में प्रश्नोत्तर संख्या 5 उत्तर 5 का है, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की नई प्रजातियां तैयार करके पौधों की यहाँ पर डबल हो गया है ना यार, इसको चलिए मैंने काटा नहीं है क्योंकि कॉपी थोड़ा सा गलत दिखने लगती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसा लिखते कि अगर बीच बीच में कोई गलती हो जाए, यहाँ से एक चीज़ भी आपको सीखने को मिल सकती है कि जैसे कोई बीच में गलती हो जाती है भाई, तो उसको देखो काटना नहीं है ना, ऐसे। अब लाओ मैं पेन से ऐसे ऐसे काट दूंगा तो थोड़ा सा क्या दिखेगा, पूरा पेज हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर काट देंगे ना तो यहीं पर गलती हो जाती है। अब इससे आप एक चीज़ सीख सकते हो कि भाई लोग आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अगर आपने 100 बार किसी के साथ अच्छाई करी है और एक बार आप लोग उसके साथ गलत काम कर देंगे तो 100 बार की अच्छाई जो है भुला दी जाएगी। तो अगर पूरा पेज भी आपका सही है, पूरी कॉपी भी सही है, आप एक पेज में काटा पीटी कर दोगे तो लगेगा कि यार काट दिया है ना, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, मुझे पता था, लेकिन मैंने कह दिया कि भाई बता दूंगा बच्चों को, है ना, आप इतना समझदार हो। तो ऐसे थोड़ा सीख भी आप लेते जाएगा बीच बीच में कि कहीं पर ज़्यादा काटना नहीं, अगर ज़्यादा मतलब काटने लायक ना हो, वैसे काटना है ही नहीं। पौधों की पोषण क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की विधियां कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पहला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से विटामिन ए समृद्ध धान आदि एमिनो अम्ल युक्त मक्का आदि तैयार किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्यारे बच्चों यहाँ पर बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिएंसिस, ये एक कीटनाशक प्रजाति की औषधि के तौर पर काम करती है। तो बीटी प्रकार की कीट प्रतिरोधी है ना, कीटों को नष्ट करना। किसमें बीटी कपास है ना, ये बैसिलस थुरिएंसिस, बीटी मक्का, बीटी बैगन विकसित किए गए, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखना है टमाटर की ऐसी फसलें विकसित की गई जिसकी सेल्फ वैल्यू आधी है। नंबर 4 आपको लिखना है पौधों की खोज अवशोषण क्षमता बढ़ाई गई, अजैविक दबावों को सहन करने की क्षमता का विकास किया गया। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सारा का सारा पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर, मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। अब बोलोगे भैया मेंडलवाद क्या है, देखो तो मेंडलवाद यही है कि भाई जो मेंडल ने अपने नियमों में समझाया, अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं वो, और उन्होंने 3 नियम दिए, मटर के पौधे का उपयोग करके सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरीके से स्पष्ट किया, समझाया। तो इसमें आपको मेंडल के तीनों नियमों को बताना है ना, लॉन्ग का क्वेश्चन है तो बताओगे आप लोग। चलिए तो भाई 5वें का हमारा ख नंबर, यहाँ से आते हैं उत्तर 5 का समझते जाइएगा, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहले आप उत्तर 5 का खा यहाँ पर डालोगे मेंडलवाद, ऐसे थोड़ा बहुत हेडिंग डाल दिया करना है ना, ताकि क्लियर रहे कि आपने कौन से वाले का कौन सा किया है। तो मेंडलवाद देखो यहाँ पर आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके द्वारा किए गए नए प्रयोगों तथा दिए गए नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। जैसे मैंने बताया मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 नियम प्रतिपादित किए। भैया पहले इसको बता देना कौन कौन से। एक था प्रभाविता का नियम, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूरे बायोलॉजी का ये जान है, आप ये समझ लो। 12th बायोलॉजी में ये क्वेश्चन बनना फिक्स रहता है हमेशा, एक बार की बात नहीं है। प्रभाविता नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो एक एक करके परिभाषा देखते हैं सभी की। प्रभाविता नियम क्या कहता है, इस नियम में जब 2 विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच यानी मध्य संकरण कराया जाता है तब संतान F1 जो पहली पीढ़ी होती है, केवल इसमें एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है, मतलब केवल एक लक्षण दिखाई देता है ना, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण दिखाई ना दे या प्रदर्शित ना हो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये हो गया प्रभाविता का नियम, है ना। अब देखो दूसरा यहाँ पर आता है भैया आपका प्रभाविता के बाद पृथक्करण का नियम। पृथक्करण नियम क्या कहता है, देखिए जब समयुग्मजी कारक युग्म जनक युग्मक बनाते हैं तब एक ही कारक एक युग्म में जाता है, यानी कारक युग्म बनाते हैं। अब इसे समय समय पर ये क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। जब संकर जनक विषम युग्मजी युग्मक बनाते हैं उनके भी कारक पृथक हो जाते हैं, साथ होने पर भी मिश्रित नहीं होते, यानी कि आपस में ये मिलते नहीं हैं। अब मान लो आपको यहाँ पर नहीं समझ आया तो मैं कॉपी की भाषा बता रहा हूँ, आपको मेंडल के नियम पर मैं एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, जिसमें पूरे तीनों नियमों को मैं क्रॉस वगैरह करके पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता, कौन प्रभावी होता है कौन अप्रभावी होता है, पृथक्करण में कैसे क्या वर्क करता है, सारी चीज़ें। तो वो मैं लॉन्ग वीडियो एक ला दूंगा, थोड़ा सा
10 से 15 मिनट में ये नियम मैं खत्म कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है ना। इसी चैनल पर वीडियो आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तीसरा है आपका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, तो इसको देख लो। जब कभी 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले जनकों में स्वतंत्र संकरण कराया जाता है तब युग्मक बनाते समय कारक स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं तथा एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये हो गया हमारा मेंडलवार्ड पर पूरा क्वेश्चन। ग नंबर पे आपको टिप्पणी देना है। टिप्पणी में आपको 2 यहाँ पर, एक दाद यानी कि रिंगवर्म और एक है अमीबिता। दाद यानी खुजली के तौर पर जो आपके त्वचा में होती है ना, ऐसी संक्रमण को हम दाद बोलते हैं। तो चलिए रिंगवर्म या दाद क्या होती है, देखिए यहाँ पर दाद एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा पर एक अंगूठी जैसा आकार और अन्य लक्षण पैदा करता है। उपचार शरीर के प्रभावित हिस्से के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मतलब कैसे होता है, जैसे कि हमारा कोई शरीर का ये त्वचा है, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा एक प्रकार का सर्किल बन जाता है और उसमें क्या होता है, खुजली होती है। तो खुजलाने पर वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं दाज, है ना, दाद। तो इसका यही कह रहा है कि भाई इसका जो मतलब इलाज है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आपका मान लो हाथ में है तो उसका अलग इलाज होगा, या और कोई ऐसी त्वचा यानी ऐसी जगह पर है जो कि अगर मान लो इलाज कोई करे, नुकसान कर दे, तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग जगहों के लिए। तो बस यही चीज़ बताएगी कि शरीर के किस हिस्से पर है उस हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। दाद हो गया। इसके बाद आपको अमीबता पर टिप्पणी देना है, तो यहाँ पर इसका आप पूरा यहाँ पर पढ़ लेना दाद का। यही बताएगा कि लेकिन आमतौर पर इनमें भौमिक या सामायिक एंटी फंगल शामिल होते हैं। दाद जिसे डर्मेटोफाइट संक्रमण या टेनिया के नाम से भी जाना जाता है, एक फंगल त्वचा संक्रमण होता है। अमीबता देखो क्या होती है, तो अमीबता में यहाँ पर आपको लिखना है कि अमीबता रोग एकल कोशिका वाले प्रोटोजोआ परजीवी अमीबा, एंट अमीबा या हिस्टोलिटिका की वजह से होता है और यह रोग बड़ी आंत और कभी कभी लीवर और दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर देता है। अमीबता रोग से पीड़ित व्यक्ति में कोई लक्षण ना दिखे या दिखे लक्षण तो इस तरीके से कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि दस्त लगना, कब्ज होना, पेट में दर्द, ऐंठन, बुखार वगैरह, इस तरीके की बीमारियां जो है या लक्षण जो है दिखाई देते हैं किसमें, अमीबता में। तो चलिए यहाँ से भाई हम लोग कर चुके हैं इस 2 क्वेश्चन को, यानी कि दोनों टिप्पणियों को कंप्लीट। यहाँ से आ जाते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहजीविता की व्याख्या करिए। सहजीविता देखियो यहाँ पर सहजीविता क्या होती है, तो 5 का घा। कुछ जीव जातियां साथ साथ ऐसे जीवन यापन करती हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, इस घटना को सहजीविता कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर लाइकेन। बस इतना आपको इसमें बता देना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6, और इसमें देखिएगा 6 का पहला क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा एवं परिजीविता की व्याख्या उदाहरण के साथ कीजिए। तो देखिए प्रतिस्पर्धा प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपका यहाँ पर इस तरीके से डालोगे और उत्तर 6 का प्रतिस्पर्धा जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है। संघर्ष जैसे कि आप जानते हो स्ट्रगल, जैसे आज के टाइम पर आप देखो, मैं एक बहुत ही आसान सा उदाहरण आपको देता हूँ। जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, जैसे हम लोग हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, हमारे बीच क्या होता है, एक स्पर्धा है, कंपटीशन है कि भाई मुझे जो है आगे चल के ये करना है, मुझे सफल होना है जीवन में कुछ। भाई हर चीज़ तो कुल मिलाकर आज के टाइम पर पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है। देखो तो पैसे सभी को चाहिए, तो ऐसे ही जीवों को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए, रहने को स्थान चाहिए, खनिज लवण, ये सब चीज़ें जो है चाहिए, और इसके लिए वो आपस में संघर्ष करते हैं। तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतर जातीय स्पर्धा कहते हैं, है ना। मतलब एक ही प्रकार के जीव हैं, जैसे है ना, पक्षियों की बात कर लें, अगर एक ही प्रजाति के हैं, कीटों की, छोटे प्राणियों की, है ना, तो वो अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा है। परिजीविता क्या होती है, थोड़ा सा ये भी देख लो आप लोग। तो परिजीविता के बारे में भी पूछा था, तो जैसे ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें परिजीवी कहते हैं। और परिजीविता 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है। मतलब जैसे कि हम इंसानों की बात कर लें, जानवरों की बात कर लें, भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पर क्या होते हैं, जू पड़ जाते हैं, कटमल हो जाता है जानवरों के, मच्छर काटते हैं,
तो भाई इन जीवों को तो लाभ हो रहा है, मच्छर ने आपको काटा तो आपका खून निकाल लिया, उसको लाभ है, लेकिन आपको क्या हो गया, हानि है, बीमारी होगी, तमाम प्रकार का दर्द, खुजली, ये सब चीजें है ना। तो इसी तरीके से बताया गया कि दो ऐसे जीवों के बीच ये आपका प्रक्रिया होती है परजीविता, जिसमें एक को लाभ एक को हानि होगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए यहाँ पर। और आज के इस वीडियो में थोड़ा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा फिर, तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को, बचे हुए क्वेश्चनों पर नेक्स्ट मॉडल पेपर पर सम्मिलित करके इनको बता दूंगा। बाकी इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पीले बीज वाले लंबे, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया है। का संकरण यहाँ पर स्मॉल टी कर लीजिएगा, है ना, स्मॉल टी। का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे, यहाँ पर भी स्मॉल टी से करने पर संतति में निम्नलिखित फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है, लंबे हरे, बौने तथा हरे। ये हो गया। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी, आवृत्ति बीजी पादप के नर युग्मकों का विकास सूत्र की सहायता से। फिर यहाँ से लॉन्ग का क्वेश्चन स्टार्ट है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर है, आवृत्ति बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या करिए। और इसमें आपका जो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें अथवा देखने को मिलेगा। जैसे मानव विकास पर निबंध लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सचित्र वर्णन, जैसे कि डीएनए द्विकुंडलिनी की संरचना। भाई बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैं आपको कहता हूँ कि ये VVI जितना कर लो 100% क्वेश्चन ये आपका बनता है बायोलॉजी में, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पारितंत्र के घटक, मानव, अंडाणु और अथवा में अगर आपसे नहीं बनेगा तो द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9वां दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे कि अनुवांशिक संशोधित फसल, न्यूक्लियोटाइड के घटक और स्थानीय संरक्षण। अथवा लास्ट क्वेश्चन है, व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम का पर एक टिप्पणी दीजिए। तो इस तरीके से भैया पूरा ये पेपर समाप्त है यहाँ से। और ये रहा आपके पास आज का ये पेपर, आपका 348 GL का। ऐसे ही आपको 7 सेट में कराऊंगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन अच्छे तरीके से, सब कुछ देखने को मिलेगा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप लेकर के 70 में आओगे 60 से 65 नंबर। तो अगर इस चैनल पर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, जरूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरी हेल्प होगी। और थोड़ा सा आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नोट्स चाहिए तो फिर आप ले ही सकते हो, मैंने बता भी दिया है कि भाई ऑल सब्जेक्ट का ऑफर है 99 रुपए में। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा इस तरीके से पूरा लिखा हुआ ऑल सब्जेक्ट का, और 7 अनसॉल्व सेट भी मिलेंगे सभी विषयों के। तो ऑल सब्जेक्ट का ऑफर 99 रुपए में PDF नोट्स ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।